हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने करंट अफेयर्स में पीआईबी में कवर किया है, इसलिए करंट अफेयर्स में कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को। हर वर्ष 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन द्वारा हर वर्ष 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है? लीविंग नो वन बिहाइंड। बस इतना ही याद रखिए। थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स का? लीविंग नो वन बिहाइंड। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1994 में अनाउंस किया गया था कि हर वर्ष 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया जाएगा। याद रखिएगा। तो इस बार का थीम याद रखिएगा, लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद तलवार 2021 ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट की गई है? तो जायद तलवार, खलीफा बिन जायद अल नहयान कहाँ के हैं? यूएई के। तो जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच में? यूएई के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है, अबू धाबी के कोस्ट के पास। इंडिया और यूएई की नेवी ने जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया है। पर्पस क्या है? दोनों देश की नेवीज के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को बेहतर करना। क्या रखिएगा? जायद तलवार एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच में। यूएई की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। देखिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट स्विंग यानी विश्व का सबसे ऊंचा झूला दुबई में स्टार्ट हो गया। आपको पता ही होगा, पढ़ाया ही नहीं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट हो गया है कर्नाटक। तो कर्नाटक ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड ऑर्डर को जारी कर दिया है। ये पहला स्टेट बन गया है हमारे देश का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करेगा। देखिए, 29 जुलाई को 1 वर्ष हो गया था एनईपी को लॉन्च किए हुए। उस 1 वर्ष के मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सफल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। सफल क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। ये सफल प्लेटफॉर्म सीबीएसई ने डेवलप किया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये इंडिया की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली आई थी 1968 में और दूसरी आई थी 1986 में। तो फर्स्ट और सेकंड को रटना नहीं है, 6, 8 और 86 ये रिप्लेस हुए हैं, बस इतना याद रखिएगा। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2030 है उसका टारगेट क्या है? 2020 है, उसका टारगेट है 2030 तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट करना सेकेंडरी लेवल के स्कूल तक। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करके 5+3+3+4 सिस्टम को लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा उज्ज्वला स्कीम का सेकंड एडिशन किस स्टेट से लॉन्च किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उज्ज्वला स्कीम का सेकंड एडिशन यूपी से लॉन्च किया है। फर्स्ट एडिशन भी यूपी से ही लॉन्च किया था। ये देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उज्ज्वला स्कीम का सेकंड एडिशन यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट से जो उज्ज्वला स्कीम है उसका सेकंड एडिशन लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले फर्स्ट एडिशन 2016 में लॉन्च किया था यूपी से। उज्ज्वला स्कीम जो फर्स्ट एडिशन था उसमें कहा गया था 8 करोड़ महिलाओं को कवर किया जाएगा। हालांकि सेकंड एडिशन में यह भी कहा गया है कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देने के साथ साथ उनको फर्स्ट रिफिल फ्री में दी जाएगी। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन और स्मेल आने के लिए एथाइल मरकट्टान मिलाते हैं, इतना याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उज्ज्वला स्कीम को 2016 में लॉन्च किया था। टारगेट था 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। खास करके बीपीएल फैमिलीज पर फोकस किया गया था और जो हेड फीमेल कैंडिडेट हो उसको देना था कनेक्शन। 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हालांकि अब तो 9 करोड़ हो गए हैं, लेकिन उज्ज्वला स्कीम का सेकंड फेज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च करें, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में लॉन्च किया था। कब? 1942 में। इस बार इंडिया जो है 79th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति की। तो अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा सेम है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च हुआ था। तो 8 अगस्त 2021 को इसकी 79th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने मुंबई में
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। मुंबई में कहां से? गोवलिया टैंक चौक मैदान मुंबई से लॉन्च किया था और डू एंड डाई का नारा भी दिया था। तो क्रिप्स मिशन के विरोध में ये भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था कहां से? गोवलिया टैंक चौक मैदान मुंबई से। तो ये 8 अगस्त को अपना क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था। इतना अंतर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम दक्ष पोर्टल किसने अनवील किया है? तो पीएम दक्ष पोर्टल इसको अनवील किया गया है वीरेंद्र कुमार जी द्वारा। वीरेंद्र कुमार कौन है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वीरेंद्र कुमार है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। पर्पस क्या है? टारगेटेड ग्रुप को स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स का फायदा मिले, यानी जिस ग्रुप के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है उस ग्रुप को ही फायदा मिले, इसलिए पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया है। पीएम दक्ष का पोर्टल का फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ये पीएम दक्ष पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है। लॉन्च किसने किया है? वीरेंद्र कुमार जी ने, जो कि न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। इतना याद रखिएगा। पीएम दक्ष पोर्टल को किसने बनाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने बनाया है। किसके साथ मिलकर? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत कार्य करता है। सरला ठकराल, इनको गूगल द्वारा एक यूनिक डूडल बनाकर सम्मानित किया गया है। सरला ठकराल क्या थी, किससे रिलेटेड थी? तो ये जानी मानी एयरक्राफ्ट पायलट थी, इंडिया की फर्स्ट एयरक्राफ्ट पायलट सरला ठकराल। ये देख लीजिए, सरला ठकराल ये इंडिया की फर्स्ट एयरक्राफ्ट पायलट थी, यानी इंडिया में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट थी। इनको हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया है इनकी 107वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। ये जो डूडल है इसको बनाया किसने है? तो वृंदा जावेरी ने बनाया है और इसको रिप्रेजेंट किया है गूगल ने। तो सरला ठकराल इंडिया की फर्स्ट फीमेल एयरक्राफ्ट पायलट थी। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था 1914 में। देखिएगा, इंडिया की फर्स्ट वुमेन पायलट सरला ठकराल, इसको गूगल ने रिसेंटली सम्मानित किया है एक डूडल बनाकर। गूगल की बात करें 1998 में स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं सुंदर पिचई। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक, उसके भी सीईओ हैं सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई गेम चेंजर अवार्ड किस इंडियन स्टेट ने जीता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गेम चेंजर अवार्ड आप इजीली गेस कर सकते हैं किसने जीता होगा। तेलंगाना ने। क्यों? क्योंकि 2020 को इसने ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया था। तेलंगाना का जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है एआई की फील्ड में, इसीलिए उसने एआई गेम चेंजर अवार्ड जीता है। याद रखिएगा, एआई गेम चेंजर अवार्ड। रिसेंटली एक्सपीरियंस एआई समिट हुई थी, एक्सपीरियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई थी, उस दौरान एआई गेम चेंजर अवार्ड दिया गया तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को। ये जो आपकी एक्सपीरियंस एआई समिट है इसको नेस्कॉम ने ऑर्गेनाइज किया। किसने? नेस्कॉम ने। नेस्कॉम का ही ये कॉन्सेप्ट है एआई गेम चेंजर अवार्ड, जिसको तेलंगाना ने जीता है। नेस्कॉम की बात करें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, 1988 में नेस्कॉम की स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है रेखा एम मेनन। प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? देवजनी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इस समय इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज हो रही है, उसमें जेम्स एंडरसन ने केएल राहुल को आउट किया है और अपना 621वां विकेट लिया है। तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर के बॉलर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट लेने वाले। फर्स्ट नंबर पे मुथैया मुरलीधरन है श्रीलंका के, सेकंड नंबर पे शेन वॉर्न है ऑस्ट्रेलिया के, थर्ड नंबर पे आपके कौन आ गए हैं? जेम्स एंडरसन, और फोर्थ नंबर पे है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को ही पीछे छोड़कर जेम्स एंडरसन तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के बॉल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वॉलमार्ट, रिद्धि एंड हक दर्शक के साथ किस स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है? तो वॉलमार्ट, रिद्धि और हक दर्शक इसके साथ एमएसएमई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हरियाणा गवर्नमेंट इन्होंने एक एमओयू साइन किया है वॉलमार्ट, रिद्धि और हक दर्शक के साथ। पर्पस क्या है?
इंडियन एमएसएमई प्रोडक्ट को पूरे इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किया सके। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन एमएसएमई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि बोल रहा हूँ मैं जैसे वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक के साथ एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हरियाणा गवर्नमेंट ने। बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रखिएगा ये वॉलमार्ट वृद्धि और जो हक दर्शक है इसकी वजह से इंडिया के जो एमएसएमई के प्रोडक्ट हैं वो 24 कंट्रीज में बिकेंगे। कितनी कंट्रीज में? 24 कंट्रीज में। देखिए 2020 में हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लॉन्च की है, खास करके वो एमएसएमई सेक्टर पर फोकस कर रहा है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर रिसेंटली अपॉइंट हुए बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा का एक पर्सन इस समय बहुत चर्चा में है, नीरज चोपड़ा। इन्होंने 87 मीटर से ऊपर जेवलिन थ्रो फेंका है, गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। एथलेटिक्स का अब तक का एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। हालांकि रवि दहिया उन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है, वो भी याद रखिएगा 57 केजी कैटेगरी में, मेरे ख्याल से 57 केजी कैटेगरी थी। हालांकि रवि दहिया याद रखिएगा सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमलैंड के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो होमलैंड के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी। ये देख लीजिए, ये हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, होमलैंड के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 3 वर्षों के लिए। क्या? 3 वर्षों के लिए। तो एमएस धोनी 3 वर्षों के लिए होमलेन के बहुत रात हो गई मुझे लगता है इसीलिए गलत बोल रहा हूँ। होमलेन के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, 3 वर्षों के लिए बने हैं। इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर दोनों हैं। तो होमलेन के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने हैं, अगले 3 वर्ष तक बने रहेंगे। होमलेन 2014 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988 में। ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, आईपीसीसी की स्थापना कब की गई थी? ये देख लीजिए आप, आईपीसीसी इसकी स्थापना की थी 1988 में। किसने की थी? डब्ल्यूएमओ और यूनेप ने मिलकर। आईपीसीसी क्यों चर्चा में है? क्योंकि उसने 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है 2021 के लिए। तो ये असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है, रिसेंटली 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है क्लाइमेट चेंज पर। आईपीसीसी खासकर ह्यूमन क्रिएटेड क्लाइमेट चेंज पर फोकस करता है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर फोकस करता है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने अपनी 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें इन्होंने बताया है कि पिछले 10 वर्ष में जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कितना? 1.1 डिग्री सेल्सियस। और पिछले जो 10 डिकेड रहे हैं, 100 ईयर्स, वो वार्मेस्ट रहे हैं उसके पहली बार की अपेक्षा। तो आईपीसीसी ने अपनी 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है। आईपीसीसी 1988 में स्थापना हुई थी, यूनेप और डब्ल्यूएमओ ने किया था। इसकी 5वीं असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय चमन लाल, इनकी याद में एक पोस्टेज स्टाम्प किसने रिलीज किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। किसने? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने चमन लाल जी की याद में एक पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है। ये है माननीय चमन लाल जी। कुछ लोग इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि आगे माननीय लग ही जाता है। तो माननीय चमन लाल जी की याद में एक कमोमेरेटिव पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है एम वेंकैया नायडू जी ने। नई दिल्ली में पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया गया है। ये संघ प्रचारक थे, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और सोशल वर्कर थे। तो अगर आप आरएसएस से जुड़े हैं तो आप आराम से फेमस हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट है। तो माननीय चमन लाल जी, इन पर एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया है? एम वेंकैया नायडू जी, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। 1920 में सियालकोट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था चमन लाल जी का। कोरोना वायरस इनोवेशन रिपोर्ट 2021 के हिसाब से जो ग्लोबली कोरोना वायरस इनोवेशन एफर्ट्स हुए हैं उसको किसने लीड किया है? तो कोरोना वायरस इनोवेशन एफर्ट्स उसको लीड किया है यूएस ने। यूएस ने सबसे ज्यादा इनोवेशन किए हैं कोरोना वायरस को कर्व करने के लिए। देखिए, कोरोना वायरस इनोवेशन रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई है हेल्थ इनोवेशन एक्सचेंज और स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा। इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किस कंट्री ने कितने ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। तो देखिए, इसने बताया है कि 40 कंट्रीज और 100 सिटीज में ये सर्वे किया गया। 40 कंट्रीज और 100 सिटीज में इसमें पाया गया कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस को कर्व करने के लिए यूएस ने एफर्ट्स किए हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? इजराइल। तो यूएस और इजराइल टॉप 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को कर्व करने के लिए एफर्ट्स किए हैं। ये रिपोर्ट हेल्थ इनोवेशन एक्सचेंज, स्टार्टअप ब्लिंक, यूएन एड्स सबने मिलकर रिपोर्ट जारी की है कोरोना वायरस इनोवेशन रिपोर्ट। तो ये मत याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ईयर दैट वॉज नॉट। कितना अच्छा टाइटल है बुक का, देखिए, द ईयर दैट वॉज नॉट, एक ऐसा वर्ष जो था ही नहीं। इस बुक को किसने लिखा है वो तो हम बताएंगे बाद में, लेकिन इस बुक को किसने लॉन्च किया है देख लीजिए, शबाना आजमी जी ने लॉन्च किया है, द ईयर दैट वॉज नॉट। ये एक 14 ईयर ओल्ड बालिका की डायरी है। नाम याद रखिएगा बुक का, द ईयर दैट वॉज नॉट। कोविड-19 पैंडेमिक ईयर की बात की गई है। इस बुक को लिखा है वृषा जैन ने, ये है वृषा जैन, इन्होंने ये बुक लिखी है द ईयर दैट वॉज नॉट। इस बुक को रिलीज किया शबाना आजमी जी ने। सोचिए, एक 14 ईयर की बच्ची है, मतलब कि लड़की है, जो इस बेहतरीन बुक को लिख देती है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। जो लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा उसको देखते हुए उन्होंने एक बुक लिख दी, द ईयर दैट वॉज नॉट, एक ऐसा वर्ष जो था ही नहीं। इस बुक को रिलीज किया गया शबाना आजमी द्वारा। और आप ये सोचिए, क्या हम लोग सोच पाए इस बात को कि क्यों ना एक ऐसा यूनिक नाम, और ये बुक वाकई में फेमस होने वाली है, इसका नाम ही ऐसा है, द ईयर दैट वॉज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, अनुपम श्याम, इनका निधन हो गया। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अनुपम श्याम ये बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश से। जाना पहचाना नाम, जांची परखी क्वालिटी, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से आपको। अनुपम श्याम जाने माने एक्टर, यूपी से बिलोंग करते थे। ठाकुर सज्जन सिंह, ये नाम याद है आपको? प्रतिज्ञा, मन की आवाज प्रतिज्ञा, सबसे ज्यादा फेमस ये उसी से हुए थे। कृष्णा इनके बेटे का नाम था, बहू का नाम था प्रतिज्ञा, और उससे फेमस हुए थे अनुपम सिंह, अनुपम श्याम, यूपी से। इनका हाल ही में निधन हो गया। 3-4 वर्षों से बहुत परेशान थे हेल्थ रिलेटेड इशू से। मुझे याद है कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था। 2-3 वर्षों पहले पहुंचा था कि आमिर खान ने इनकी हेल्प की थी, लेकिन अब एटलीस्ट अनुपम श्याम का निधन हो गया है। जाने वाले एक्टर थे यूपी से। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि इजीली आप इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हेलो दोस्तों, एक बार फिर से